196 क्या बोलता था? 196 बोलता था बेटा कि आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है जब आप किसको पेमेंट कर रहे हो? सी राम जी। सी मतलब कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल एक्ट में एस्टैब्लिश्ड है, जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। आर मतलब आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो, एम मतलब म्यूचुअल फंड्स को, जी मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टीडीएस नहीं काटना। 197 बोलता था कि एओ आपको एक सर्टिफिकेट दे सकता है। क्या सर्टिफिकेट दे सकता है? कि इस असेसी की इनकम पर क्या मत काटो, टीडीएस मत काटो। कब सर्टिफिकेट देगा? जब एप्लीकेशन दोगे। आप एप्लीकेशन में क्या कोड करोगे? अपना पैन नंबर। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? कि आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता, या लगता है लेकिन कम रेट पे लगता है जितना टीडीएस लगता है, जितना टीडीएस का रेट है उससे कम रेट पे लगता है। एओ क्या करेगा? आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने से पहले क्या देखेगा? आपके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद 197 ए में हमने देखा था आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो? आपका टीडीएस ना डिडक्ट हो, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन क्या कोई से भी पेमेंट आपको मिल रहा है, कहीं से भी इनकम आ रही है, किसी भी फॉर्म की इनकम आ रही है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो क्या? नहीं। अपन ने कोड वर्ड पढ़ा था बेटा, IRR इंश्योरेंस। हाँ, आई मतलब क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट बेटा, सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट हो या कोई भी इंटरेस्ट हो। उसके बाद आर मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो। अगेन आर मतलब रेंटल इनकम हो आपको, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिल रहा हो, या इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा हो। इन 5 पेमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो ही आप क्या कर सकते हो बेटा? सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन देने के लिए एक फॉर्म स्पेसिफाइड है। वो फॉर्म कौन सा है बेटा? 15G। जी मतलब गोलू, मतलब अदर देन सीनियर। 15H सीनियर के लिए। आप डिक्लेरेशन में क्या दोगे? कि आपकी इनकम पर टैक्स क्या है? नहीं बेटा, आपका टीडीएस, यदि आपकी इनकम पे टैक्स बनता ही नहीं है, यदि आपकी इनकम पे टैक्स बनता ही नहीं है, जस्ट मिनट बेटा, बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। प्रॉपर आपके एंड पे हु इज दिस Redmi Note 5 Note 9? बेटा आपके एंड पे आवाज, बेटा आप वॉइस कनेक्ट करो। वॉइस कनेक्ट नहीं है, आप वॉइस कनेक्ट नहीं है, प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं है बेटा, एक बार वापस से कनेक्ट करिए। सो मैंने क्या बोला बेटा? डिक्लेरेशन कौन नहीं दे सकता? कंपनी और फर्म नहीं दे सकती। आपने डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन कौन नहीं दे सकता? कंपनी और फर्म नहीं दे सकती। प्लस डिक्लेरेशन और कब नहीं दे सकते? यदि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको 3 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर दे रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ आपको, और आप मुझे डिक्लेरेशन देके बोल रहे हो कि मेरी इनकम टैक्स मत काटो क्योंकि मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। ऐसा नहीं, मैं खुद ही दे रहा हूँ आपको 3 लाख और 2.5 लाख से ऊपर है, तो आप मुझे डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। बेटा बेसिक एग्जम्पशन सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बेटा रीजॉइन करिए एक बार, मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज रीजॉइन। सो बेटा अगेन, बेटा मैंने जो इनकम बोला है वो टोटल इनकम नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम है। कौन सी है? ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब बिफोर डिडक्शन अंडर 80C to 80 यूके डिडक्शन के पहले वाली इनकम है, जिसपे आपको क्या करना है बेटा? वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड जो बच्चा पहले से आ रहा है उसके लिए कितना रिपीटेड हो गया है ना, क्यों दृष्टि है ना? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा रिपीट हो गया। ठीक है बच्चों, बस इसके बाद क्या है? सर अच्छा है ना, रिवीजन हो रहा है। चलो अच्छा, आप पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो। चलो बेटा उसके बाद 198 क्या बोलता है? 197A हो गया। 198 क्या बोलता है? जो आपका टैक्स डिडक्ट हो गया ना, वो इनकम का पार्ट बनेगा। मतलब मेरा 12 लाख रुपए का टैक्स डिडक्ट हो गया, ये काय का पार्ट बनेगा? पहले इनकम में ऐड करूंगा, उसके बाद टैक्स पेएबल निकालूंगा मैं, टोटल इनकम बनाऊंगा, फिर टैक्स पेएबल निकालूंगा, उसके बाद क्या लूंगा मैं? क्रेडिट लूंगा। क्रेडिट लेने की परमिशन कौन देता है? 199। और ऐड करने को कौन कहता है? 198। बेटा ये पढ़ा चुका हूं मैं, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका था, लास्ट क्लास में भी रिकॉल करा था मैंने। फिर मैंने बोला था बेटा किस केस में जिसपे जो टीडीएस डिडक्ट हो गया वो ऐड होके इनकम ऐड नहीं होगा, मतलब 120 लाख पे 12 लाख टीडीएस कट गया, 108 लाख रुपए आपको मिला हाथ में, तो यहाँ पर 108 लाख ही जुड़ेगा, ना कि 120 लाख नॉर्मल सेक्शंस के। फिर भी नहीं आ रही है बेटा, आपके एंड पे कोई ना कोई टेक्निकल इशू है, आई डोंट नो व्हाट। यू कैन कॉल मी। बेटा एक मिनट, इनको भी जोड़ लें।
चलिए बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला बेटा 198 क्या कहता है, आपकी जिस इनकम पे टीडीएस कट गया था, टीडीएस कटने के बाद जो अमाउंट है आने लगी। वेरी गुड। चलो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, टीडीएस जो डिडक्ट हो चुका था आपका ये 12 लाख रुपए, उसको मैं भी कंसिडर नहीं करूंगा, पूरा विदाउट टीडीएस इनकम का पार्ट बनाऊंगा, उस पर टैक्स निकालूंगा और टैक्स में से क्या लूंगा, टीडीएस का क्रेडिट लूंगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन? 192(1)(a) और 194(n). 192(1)(a) मतलब टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स और टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, ये दो सेक्शंस हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट हो गया होगा। उसके बाद जो नेट इनकम बचेगी आफ्टर टीडीएस उसको ही मैं ऐड करूंगा, मतलब ये टैक्स पेबल का पार्ट नहीं बन रहा, तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अपन ये बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है? हाँ सर। और बेटा अपन ने ये भी देखा था कि इस केस में टैक्स लायबिलिटी 24 रुपए आ रही है, विद द सेम अमाउंट यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 21.6 रुपीज, 21.6 लाख आ रही है ना, यहाँ पर 24 लाख आ रही है, यहाँ पर 1.60 लाख आ रही है, तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी भी क्या आ रही है, कम आ रही है इस मेथड। ठीक है, ये बात की थी। प्लस मैंने बोला था 199 क्या कहता है, 198 कहता है विदाउट टीडीएस आप इनकम का पार्ट बनाओ विद एन एक्सेप्शन 192(1)(a) और 194(n). और उसके बाद क्या कहता है बेटा, 199 कहता है जो टीडीएस डिडक्ट हो गया उसको क्या ले लो बेटा, क्रेडिट ले लो। क्रेडिट ले लो किस केस में, जो ऊपर कंसिडर नहीं हुआ होगा, मतलब माइनस नहीं हुआ होगा, उसी का क्रेडिट लूंगा मैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस करके आया था, तो यहाँ क्रेडिट की बात नहीं होगी, राइट? ये 199 कहता है बेटा। उसके बाद 199 के बाद हमने देखा था बेटा सेक्शन नंबर 200। सेक्शन नंबर 200 क्या कहता है बेटा, सेक्शन नंबर 200 डिडक्टर के ऊपर क्या डालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है। डिडक्टर के ऊपर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज करता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है कि उसने जो टीडीएस डिडक्ट करा है उसको डिपॉजिट करना है विद इन टाइम, और जो टीडीएस डिपॉजिट करा है उसका सर्टिफिकेट देना है, साथ में स्टेटमेंट देना है गवर्नमेंट को कि भाई कितना टीडीएस उसने किस किस का डिडक्ट करा है। प्लस बेटा ये स्टेटमेंट फर्निश करना उसकी ड्यूटी है, कब तक सबमिट करना है, और जब स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी तो स्टेटमेंट को गवर्नमेंट कैसे चेक करेगा, प्रोसेस करेगा, ये सारी बातें कौन करता है बेटा, 200 करता है। इसमें टीडीएस डिपॉजिट के लिए मैंने एक आपको पेज पे लिखवाया था बच्चों, ये वाली डेट, ये वाला चार्ट लिखवाया था बेटा। मैंने बोला था आपको पेमेंट कब तक करना है, मंथली पे करना है आपको, और 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पे करना है। मतलब अप्रैल का टीडीएस मुझे पे करना है 7 मई तक, मई का 7 जून तक, जून का 7 जुलाई तक, जुलाई का 7 अगस्त तक, अगस्त का 7 सितंबर, सितंबर का 7 अक्टूबर, अक्टूबर का 7 नवंबर, नवंबर का 7 दिसंबर, दिसंबर का 7 जनवरी, जनवरी का 7 फरवरी, फरवरी का 7 मार्च। बट व्हेन इट कम्स टू मार्च 30 अप्रैल तक मुझे जमा करना है, राइट? ये हो गई मुझे जो टीडीएस मैंने किस किस का काटा है वो डिपॉजिट करने की बात। अब मुझे जो टीडीएस मैंने काटा है अलग अलग लोगों का, उसका मेरे को वर्किंग देना है, रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट फाइल करना है, उसका भी एक स्पेसिफाइड डेट होगा। सरकार ने बोला ये आपको क्वार्टरली करना है बेटा। पेमेंट कैसे करना है, मंथली करना है टीडीएस में बच्चों, और ये कैसे करना है बच्चों, क्वार्टरली करना है। ये क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली करना है। मतलब जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जून को, उसका 31 जुलाई, एक महीने बाद। जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, उसका एक महीने बाद 31 अक्टूबर तक। जो क्वार्टर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, उसका एक महीने बाद 31 जनवरी को। जो क्वार्टर एंड हो रहा है 31 मार्च को, उसका 2 महीने बाद। मार्च के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा एक मंथ दिया है, दैट इज 31st ऑफ मई देना है। ये आपकी क्या हो गई, रिटर्न की डेट हो गई। मतलब व्हेन इट कम्स टू पेमेंट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, व्हेन इट कम्स टू रिटर्न क्वार्टर एंड होने से एक महीने बाद। मार्च हमेशा एक्सेप्शन है, मार्च के केस में पेमेंट 30 दिन, और मार्च के केस में रिटर्न 2 महीने। ये अपन ने बात की थी ना बेटा। उसके बाद अपन ने दिखा था बेटा सर्टिफिकेट जो इशू होगा, सर्टिफिकेट के दो फॉर्म थे। सर्टिफिकेट फॉर्म 16, फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 जो सैलरी वाला है वो एनुअली पे किया जाएगा, एनुअली दिया जाएगा, और अदर देन सैलरी वाला है 16 है वो क्वार्टरली दिया जाएगा। अब क्वार्टरली दिया जाएगा तो उसकी डेट कैसे डिफाइन होगी, रिटर्न की डेट से होगी। जो भी रिटर्न की डेट पड़ रही होगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या देना है, सर्टिफिकेट देना है आपको, डिडक्टर को, डिडक्टिव को सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर 31 अक्टूबर को, 15 नवंबर, यहाँ पर 31 जन को, 15 फेब, 31 मई को, 15 जून। बेटा पढ़ा चुका हूँ इसलिए स्पीडली चल रहे हैं। ये अपनी बात हो गई थी बेटा। प्लस जो रिटर्न जाएगा उसकी कुछ फॉर्म से रखें। यदि मैं टीडीएस की रिटर्न की बात करूं तो 192 के टीडीएस की रिटर्न की बात करूं तो उसका फॉर्म है 26Q। उसके बाद अदर देन सैलरी और नॉन रेसिडेंट की बात करूं 24Q, 26Q, और एनआर के केस में 27Q बेटा। ये अपन ने बात की थी। उसके बाद मैंने बताया था जो रिटर्न सरकार के पास पहुंचा टीडीएस का, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। सरकार चेक करेगा कि आपने जो टीडीएस का अमाउंट जमा करा है वो सही है कि नहीं है, एडजस्टमेंट करके देखेगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा, कोई प्रोविजन गलत तो नहीं लगा है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं लगाया, इंटरेस्ट तो नहीं पेएबल बनता,
कोई फीस तो नहीं बनती, कोई रिफंड तो नहीं बनता। अच्छा, ये रिटर्न की या स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है कि क्यों टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट है बेटा, जिस पीरियड में मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसके ईयर एंड से 1 और साल का टाइम मिलेगा। सपोज मैंने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करा, 30 जून वाले का मतलब जून एंडिंग क्वार्टर का रिटर्न कब फाइल करा? 31 जुलाई को। इसका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। मतलब यहाँ से 1 साल, मतलब 31 मार्च 2022 तक मेरे रिटर्न की क्या हो सकती है बच्चों? प्रोसेसिंग हो सकती है। हमने ये पढ़ा था, राइट बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था आपके पास टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर होना चाहिए। ये जो 10 नंबर होना चाहिए आपके पास, टीडीएस काटने के लिए आपके पास 10 नंबर होना चाहिए बेटा। लेकिन इसके 2 सेक्शन एक्सेप्शन है बेटा, अपन ने देखा था, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होते हैं। 194 आई है, मतलब आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची 50 लाख के ऊपर की, तो आपको टीडीएस काटना है 1% का बेटा। उस केस में आपके पास 10 नंबर नहीं है, तब भी आपका काम चल जाएगा। प्लस 50,000 रुपए महीने से ज्यादा रेंट दे रहा है कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, जिसका टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, उसको भी पैन नंबर से काम चल जाएगा, 10 नंबर नहीं लेना पड़ेगा। वैसे तो आपको हर केस में अपन पढ़ेंगे आज ये वाले सेक्शन, आज मूवेबल प्रॉपर्टी के डीटीएस पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जो भी आपको 10 नंबर के लिए अप्लाई करना है, 10 नंबर के लिए आपको जब 10 नंबर मिल जाएगा तो आपको सारे चालान, सर्टिफिकेट, रिटर्न या कोई भी कम्युनिकेशन आपको डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है बच्चों, तो आपको उसमें क्या करना है बेटा? 10 नंबर को कोट करना है। जो भी आपके डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगी गवर्नमेंट कि आप डिडक्टर हो? आपके 10 नंबर। अपन ने ये बात करी कौन से सेक्शन में? 203A में बात करी। उसके बाद 206AA बोलता है कि भाई आप ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? डिडक्टी के ऊपर। पहली बार किसके ऊपर बोल रहा है? ये जिसका टीडीएस डिडक्ट होना उसको बोलता है। क्या बोलता है? कि तुम्हें पैन नंबर देना है। यदि तुमने पैन नंबर नहीं दिया तो जो रेट है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, जो हायर है उस पर टीडीएस कटेगा इन तीनों में। राइट? क्या बोल रहे हैं? जो एक्ट में लिखा है, जो रेट इन फोर्स है, 20%, विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 20% तो टीडीएस आपका कटेगा ही कटेगा। मिनिमम 20% टीडीएस तो आपका कटेगा ही कटेगा बेटा। उसके बाद क्या बोला? यदि 197 ए मतलब क्या? सेल्फ डिक्लेरेशन, और 197 मतलब सर्टिफिकेट वाला बेटा। अभी आज ही सीखा है बेटा। 196 क्या था? सी राम जी। 197 सर्टिफिकेट। 197 ए क्या था? 15G 15H। तो जब 15G 15H और सर्टिफिकेट वाली बात होगी तो अपना पैन नंबर जरूर उसमें कोट करना है। आज भी बात की थी बेटा अपन ने। यदि आपने पैन नंबर इनवैलिड दिया या किसी और का दे दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पैन नंबर दिया ही नहीं है, और आप पे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में 20% व्हिचएवर इज हायर, उस पे क्या कटेगा? आपका टीडीएस कटेगा। बेटा यहाँ पर एक नई बात बता रहा हूँ, जो भी बच्चा लास्ट क्लास से आ रहा है बेटा, वैसे तो 206AA, देखो बेटा ये ध्यान से सुनना, बेटा विदाउट 10 बेटा वैसे हर केस में आपको 10 नंबर लेना कंपलसरी है, लेकिन 2 सेक्शन ऐसे दे रखे हैं, 194I और 194IB। यहाँ पर आपके पास 10 नंबर नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हो? डिडक्ट कर सकते हो टीडीएस। यहाँ पर अपन अभी आगे सेक्शन देखेंगे बेटा। ये वाले सेक्शन क्या है? जो डिडक्टर होता है ना, वो इंडिविजुअल एचयूएफ होता है, छोटा वाला मतलब पैन होना चाहिए, राइट बेटा। एचयूएफ मतलब जिसको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, वो भी मतलब मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट थी, उसके ऊपर मुझे टीडीएस काट के सामने वाले को पेमेंट करना, या मैंने 50,000 रुपए महीने से ज्यादा रेंट पेमेंट किया तो मुझे टीडीएस काटना है, तो मैं 10 नंबर लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन इस अकेले पेमेंट के लिए मेरा किससे काम चल जाएगा? पैन नंबर तो होगा मेरे पास, पैन नंबर से चल जाएगा। ठीक है आयुषी, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? आयुषी क्लियर है? यस सर। बेटा मैंने आपको ये 206AA सेक्शन अभी बताया कि आपको एज ए डिडक्टी अपना पैन नंबर देना है। ध्यान से सुनना बच्चों, एवरीवन, एज ए डिडक्टी आपको आपका पैन नंबर देना है। एज ए डिडक्टी जब आपको पैन नंबर देना है बच्चों, पैन नंबर देना है, यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया तो आपका फाइनेंस एक्ट का रेट, इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लिखे हैं बेटा वो, या 20% विच एवर इज हायर, आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, ये अपन ने प्रोविजन पढ़ा अभी बच्चों, राइट। लेकिन बेटा इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? बेटा एक सेक्शन है 192A, जहां पर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड मिलेगा। यहां पर आपको यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया या गलत दिया तो आपका जो टीडीएस का रेट होगा ना, वो इन दोनों में से हायर नहीं होगा, आपका रेट होगा एमएमआर। क्या होगा बच्चों? एमएमआर होगा। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? क्या होगा बच्चों? एमएमआर होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा।
क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा। 206AA का एक्सेप्शन है, आपने पेन नंबर गलत दिया या नहीं दिया तो आपको इन तीनों में से जो हायर है वो रेट नहीं होगा, एमएमआर होगा। और एमएमआर क्या होता है बेटा? एमएमआर मतलब इस बार टैक्स का रेट मैक्सिमम कितना है? 30%, प्लस सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कितना है? 37। सेस का रेट कितना है बेटा? 4%। तो बेटा मैं 30% इंटू 137% इंटू 104% करूंगा तो कितना आएगा? कैलकुलेटर चला के दिखाओ जरा बेटा, कैलकुलेटर चला के बताओ बेटा फटाफट जल्दी से एवरीवन। क्या आएगा बेटा? 42.744% पे क्या कटेगा? टीडीएस। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। वैसे तो आपने पेन नंबर नहीं दिया तो आपका 206AA क्या बोलता है? whichever is higher, इन तीनों में से उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक एक्सेप्शन है। कौन सा सेक्शन है बेटा? 192A सेक्शन है, जिसमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड का आपको जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा तो डिडक्टर की रिस्पांसिबिलिटी टीडीएस काट के पेमेंट करना। अब जो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा और आपने पेन नंबर नहीं दिया तो किस रेट पे काटेगा? एमएमआर पे काटेगा। कहां पे काटेगा बच्चों? एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे वो क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि गलती यहाँ होगी बेटा। सबको 206AA याद रहेगा। और एमएमआर कैसे निकालते हैं ये भी सबको क्लियर है बच्चों? एमएमआर निकालना सबको समझ आया? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स बच्चों। एमएमआर निकालना सबको क्लियर है? हेलो सर एक बार एमएमआर की वर्किंग वाली शीट डिस्प्ले कर दीजिए। बेटा ये डिस्प्ले हो रहा है ना? अच्छा मेरा वीडियो लैग हो रहा है, एक मिनट बेटा, नेटवर्क इशू। बेटा एक बार रिज्वाइन कर रहा हूं मैं ना। कौन कौन है क्लास में? दृष्टि है, कशिश है, कशिश है, 2 कशिश है, ओके। मनीष है, नेहा है, रेडमी एनआई। बेटा रेडमी एनआई क्या नाम है आपका? सर आयुषी। रेडमी एनआई दो जगह से लॉगिन। एक और आयुषी है क्या? 2 आयुषी है? आयुषी सिंह सर, रेडमी 9i। अच्छा, और एक और आयुषी है। आप भी आयुषी है बेटा, जिस आयुषी नाम से है जो? यस सर। कौन नहीं है? शिवानी नहीं है ना? शिवानी दृष्टि आपकी फ्रेंड है? नहीं, ओके। शिवानी स्नेहा की फ्रेंड है ना? शिवानी वही है? नहीं, वो शिवानी नहीं है ना? और कोई है? बेटा एक मिनट, स्टार्ट हो रहा है ना, एक मिनट रुको। तो बेटा अपन जनरल बात कर लेते हैं जब तक। मैंने क्या बोला? एमएमआर का आप जो शीट मांग रहे थे बेटा, एमएमआर में क्या होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 30%, है ना? फॉरेन कंपनी की बात नहीं कर रहे, एनआर की बात नहीं कर रहे, रेसिडेंट की बात कर रहे। मैक्सिमम रेट कितना? मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो गया इस बार? 37%। कितना हो गया? 37%। और मैक्सिमम सेस कितना हो गया? 4%। तो बेटा तीनों को आप मल्टीप्लाई करो, 30% इंटू 30% का 37% चाहिए, मतलब 30% का 137%। फिर उन दोनों का मुझे 4% निकालना है, तो उनका 104% निकालो डायरेक्ट। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 41.744 है ना? 42.744। एक मिनट बेटा, सॉरी ना यार, आईपैड फिर से स्टार्ट करना है। अयान नहीं है ना? हो रहा है बेटा, हो रहा है। सब लोग बेटा एक बार नोट्स, एक बार अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए। बेटा 192A रीड कर लेना एक बार, पेज नंबर बता रहा हूँ। 192A 192A जब तक आईपैड पे 462 निकालने मॉड्यूल का बेटा, 462 पेज नंबर निकाल लीजिए। प्रैक्टिकल सम, हाँ बेटा करेंगे अपन। टीडीएस में जनरली प्रैक्टिकल सम है नहीं ज्यादा, हम प्रैक्टिकल सम भी करेंगे। पूरा प्रैक्टिकल सम, वर्कबुक, स्टडी मैट दोनों कवर करेंगे। एग्जाम तक चलेगा और ये बैच
है ना। ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन का मैराथन, एग्जाम तक चलेगा बैच बेटा, ऑल्टरनेट डेज में। बेटा पेज नंबर 462 निकाल लीजिए बच्चों। 462 में क्या लिखा है, टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मिला सबको बच्चों, सब लोगों को मिला? देखो बेटा उसमें एमएमआर दिख रहा है आपको, रेट ऑफ टीडीएस 10% के नीचे पढ़ो बेटा। एमएमआर मिला बेटा, मिल गया सबको बेटा। रेट ऑफ टीडीएस ये ना पेज नंबर 263 पे, फिर बताओ, बता रहा हूं बेटा। देखो बेटा आवाज आ रही है मेरी ना, सबको आवाज आ रही है? देखो बेटा मैंने ये बोला टीडीएस के प्रोविजंस में एक सेक्शन है बेटा 206AA। 206AA क्या बोलता है? 206AA ये बोलता है कि मेरा टीडीएस डिडक्ट होना है, मैं डिडक्टिव हूं, आप डिडक्टर हो, आपको मेरा टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको अपना पैन नंबर दूं। मैं अपना पैन नंबर आपको नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे? यदि मैं आपको अपना पैन नंबर नहीं देता, एज ए डिडक्टिव मैं पैन नंबर नहीं देता, तो मेरा रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा वो ये सेक्शन बताता है। यदि मैं पैन नंबर नहीं देता तो रेट क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लिखे है, मतलब जो टीडीएस का रेट है, या फाइनेंस एक्ट में जो रेट लिखे है, जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, जो भी है, या फिर जो 20% है, जो भी इसमें से ज्यादा होगा उस रेट पे क्या काटना है बेटा? टीडीएस काटना है। उस रेट पे क्या काटना है? टीडीएस काटना है। जो भी ज्यादा होगा उस रेट पे टीडीएस काटना है, नॉर्मली यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया तो। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा? एक केस में बस, इसका एक एक्सेप्शन है। कौन सा सेक्शन? 192A। यहाँ पर आप हर साल क्या करते हो, हर महीने क्या करते हो, अपनी सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों ना, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोविडेंट फंड का एक बैलेंस एक्यूमुलेट होता जाता है और उस पर ब्याज मिलता है। तो जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस एक्यूमुलेट होता जाता है, तो वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको एक, जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हो या फिर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उसको निकाल सकते हो। जब आपको पेमेंट दिया जाता है, जब ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ आपको वो पेमेंट देता है, तो उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपने पैन नंबर नहीं दिया, उसको जो आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा दे रहा है उसको पैन नंबर नहीं दिया, तो फिर वो क्या करेगा? इन तीनों में से जो हायर है उस पर टीडीएस नहीं काटेगा, काय पे काटेगा? एमएमआर पे काटेगा। और एमएमआर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। मैक्सिमम रेट 30%, इसका बेटा 133% मतलब सरचार्ज, और उसका 104% दैट इज एजुकेशन सेस, दैट इज आ रहा है क्या? 42.744। कैलकुलेटर पे चला। अभी क्लियर है आयुष? सर फिर 197B में भी तो एमएमआर बेटा, एमएमआर मतलब 30% टैक्स रेट है। एमएमआर इंक्लूड्स बेटा सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। सर्वज्ञ मैक्सिमम रेट नहीं है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ओके सर्वज्ञ, इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस सर। चलिए बच्चों लेट्स बेटा 206AA हो गया है। 206AA के बाद मैंने बताया था बेटा रिलैक्सेशन फ्रॉम टीडीएस। हाँ बेटा ये वाला सेक्शन क्या बोलता है? रिलैक्सेशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टीडीएस। समझ नहीं बेटा 194BB जब पढ़ेंगे ना सर्वक, अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले, तब डिस्कस करते हैं ना। 194B और BB दोनों पढ़ने वाले थोड़ी देर में, वापस हम डिस्कस करते हैं साथ में ना। चलिए मैंने बोला बेटा यहाँ पर सेक्शन क्या दिया, इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिनके पास पैन नंबर नहीं है बेटा, उनके ऊपर 206 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। भाई मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं फॉरेन कंपनी हूं, मेरे पास पैन नंबर ही नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं है पैन नंबर लेना नहीं, बट है नहीं मेरे पास, है ना, पैन नंबर नहीं है, तो मैं पैन नंबर कोड नहीं कर पाऊंगा। मेरे को जो पेमेंट मिलेगा इंडिया जो पेमेंट मिलेगा मैं पैन नंबर कोड नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब पैन नंबर कोड नहीं कर पाया तो मेरा 206AA के अकॉर्डिंग हायर जो भी है इन तीनों में से उस पर टीडीएस कट जाएगा। हेलो, इन तीनों में से जो भी हायर है उस पर टीडीएस कट जाएगा। तो यहाँ पर उनको एक रिलैक्सेशन दे रखा है। क्या रिलैक्सेशन दे रखा है? उनका टीडीएस नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा? जब वो अपना नाम बता दे, ईमेल आईडी दे दे, कॉन्टेक्ट नंबर बता दे, प्लस ये बता दे कि उनका एड्रेस क्या है, प्लस एक सर्टिफिकेट दे दे जिस कंट्री के रेसिडेंट है, प्रूफ दे दे कि कह रहे हैं कनाडा के हैं तो कनाडा के रेसिडेंसी का एक सर्टिफिकेट दे दे, प्लस उस कंट्री में आपको कोई यूनिक नंबर मिला है, जैसे हमारे यहाँ पैन नंबर होता है, तो उस कंट्री में कोई यूनिक नंबर आपको मिला है तो आप वो कोड कर देंगे। तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा बेटा? आप रिकॉर्डिंग क्लास सेंड कर सकते हैं क्या मुझे? कर दूंगा बेटा, कर दूंगा।
तो क्या है बेटा, यदि यूनिक नंबर आपने उस कंट्री का दे दिया तो आपके ऊपर जो 206AA का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था 206AA। उसके बाद बेटा मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और टीडीएस की बात की थी। कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि इलेक्ट्रॉनिकली जमा करना है, प्लस ऐसे पर्सन जिनको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब टीडीएस मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब इलेक्ट्रॉनिकली जमा करना है। जरूरी नहीं आप अपने अकाउंट से पे करो, किसी के अकाउंट से भी पे कर सकते हो, बट चालान में जो डिटेल्स दोगे ना वो करेक्ट देना, मतलब अपना टैन नंबर बराबर डालना, जिसका टीडीएस काटा उसका पैन नंबर बराबर डालना, ये सारी डिटेल बराबर डालना। बस इतना बोलना चाह रहा है। ये कौन सा सेक्शन, ये क्या बोलना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है। कब करना है, जब कंपनी हो तो मैंडेटरीली करना है, और ऐसे पर्सन हो जिसको टैक्स ऑडिट करवाना है तो मैंडेटरी करना है। बाकी अदर केस में नहीं करोगे इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली भी जाके बैंक पे जमा कर दोगे चालान तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्लैरिफिकेशन ऑन टीडीएस कंपोनेंट बताया था, मैं कई बार बता चुका हूं बेटा। आपने पे करा बेटा 1000 रुपए, मैंने खर्चा पे करा, मैंने किसी को पे करा बेटा 1000 रुपए, साथ में उस पे जीएसटी लग गया 12%, तो कितना हो गया 11। तो बेटा ये सामने वाले को जब पे कर रहा हूँ तो एक्चुअली सपोज मिस्टर ए को पे कर रहा हूँ, तो इसके हाथ में इनकम कितनी है 1000 रुपए। ये जो 120 है ये तो गवर्नमेंट की इनकम है, तो टीडीएस काय पे कटना चाहिए 1000 पे, यही इनकम है, इनकम पे ही टीडीएस कटेगा। ठीक है, यदि भी जीएसटी पेमेंट कर रहे हो तो आप जीएसटी के कंपोनेंट को इग्नोर करने के बाद जो अमाउंट है अलग है जीएसटी, उस पे क्या काटना है, टीडीएस काटना है। बेटा सबको क्लियर है पॉइंट? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एवरीवन चलिए गाइस आगे बात कर रहे हैं बच्चों। मैंने 191 डायरेक्ट पेमेंट, बेटा किसी को डाउट था डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई प्रोविजन नहीं है टीडीएस डिडक्ट होने का। बेटा आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे दुनिया में कितने पेमेंट कितने लोगों को दिए जाते हैं, अलग अलग नाम से पे किया जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है ना। तो क्या सारे पेमेंट्स पर टीडीएस कटता है क्या? जो मैं आज किसी आदमी को पेमेंट कर रहा हूँ, क्या सेल्स ऑफ गुड्स, माल बेचा मैंने, पेमेंट माल खरीदा पेमेंट करा, टीडीएस काट के पे करूँ? नहीं ना, हर पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटता। कुछ पेमेंट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं जहाँ टीडीएस कटता है, तो जहां पर टीडीएस के प्रोविजन नहीं है मेरे को डायरेक्टली अपनी इनकम पे क्या देना है, टैक्स देना। मतलब मैंने आपको गुड सेल करा, आपने मुझे पेमेंट करा, मैंने आपको गुड सेल करा, आपने मुझे पेमेंट करा, वो मेरी इनकम है। आप टीडीएस काट के नहीं दोगे मुझे तो क्या मुझे इस इनकम पे टैक्स जमा नहीं करना है ना बेटा। जहाँ टीडीएस का प्रोविजन नहीं है मुझे पूरी इनकम कंसीडर करके क्या करना है बच्चों, टैक्स। व्हेन नो प्रोविजन ऑफ टीडीएस, और प्रोविजन है लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं अपनी इनकम पे क्या दूं बेटा, टैक्स जमा करके आऊं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं क्या बन जाऊंगा, असेसिएंट डिफॉल्ट। यदि मैं अपनी इनकम पे टैक्स डिडक्ट नहीं कर, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप डिडक्ट, बेटा अपने पूरे एग्जांपल में आप लोग डिडक्टर हो, मैं डिडक्टर, मेरी इनकम पे टैक्स करता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इन लोगों ने मेरा टीडीएस नहीं काटा, मैं तो, मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती भाई, इनने जमा नहीं करा या टीडीएस कटना ही नहीं था, इट डजंट मैटर। आपको तो अपनी इनकम पे टैक्स देना है, आपको देना पड़ेगा। मेरी इनकम पे टैक्स नहीं दिया तो मैं क्या बन गया बेटा, असेसिएंट डिफॉल्ट। और जब मैं असेसिएंट डिफॉल्ट बन गया तो मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगते हैं, 220 और 221 इनकम टैक्स के सेक्शन। 220 क्या बोलता है, 1% का आपके ऊपर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और पेनल्टी जितना असेसिंग ऑफिसर ठीक समझेगा उतनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी बेटा। लेकिन इस पर्टिकुलर गलती से, लेकिन अब क्या हुआ, डिडक्टर को डिडक्ट करना था, आप लोगों को डिडक्ट करना था, मैंने तो ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आपने डिडक्ट नहीं करा, मुझे इनकम का पार्ट बना के टैक्स जमा करना, लेकिन आपकी गलती की सजा आपको मिलनी चाहिए क्या भाई? आपने डिडक्ट नहीं करा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको डिडक्ट सजा मिलनी चाहिए क्या? आपको भी सजा नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, यदि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मैंने, आपने जिस इनकम पे टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन मैंने उसको इनकम का पार्ट बना लिया और मैंने उस पर टैक्स भी दे दिया, और मैंने इस चीज का सर्टिफिकेट, क्या है बेटा, इस चीज का सर्टिफिकेट सीए से लेकर लिखवा के दे दिया, तो मैंने ये चारों चीजें कर दी, तो आपकी गलती क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। आप कौन हो, डिडक्टर, ले रहा हूँ, आपने मेरा टीडीएस काटना था, नहीं काटा, तो क्या करना है बेटा, आपकी गलती कब माफ हो जाएगी, यदि मैंने अपनी इनकम में उसको जोड़ लिया जिसपे टीडीएस काटना था पूरा, प्लस उसका रिटर्न भी फाइल कर दिया, टैक्स भी दे दिया, और ये सब जो काम करा इसका एक सर्टिफिकेट सीए से लिखवा के दे दिया, तो आपने जो एज ए डिफॉल्ट किया था टीडीएस ना डिडक्ट करने का, उसको भी कल सरकार क्या करेगी,
माफ कर देंगे। क्या डाउट था बेटा, सबको क्लियर है ये? एवरीवन टाइप सर असेसिंग डिफॉल्ट कौन होगा? डिडक्टी या आप? बेटा डिडक्टर होगा, डिडक्टर। कौन होगा? डिडक्टर होगा, डिडक्टर भी होगा और मैं भी क्यों होऊंगा? डिडक्टर भी होगा। हेलो आयुषी, क्लियर है बेटा? सर दोनों डिडक्टर और डिडक्टिव दोनों ही दोनों होंगे, वही कह रहा हूं, डिडक्टर भी होगा डिडक्टिव भी होगा। मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मुझे इनकम का पार्ट बनाना है उसको, है ना, और डिडक्टर की भी जिम्मेदारी थी उसको टीडीएस काटना है, दोनों असेसिंग डिफॉल्ट। ओके सर, ओके सर। चलो बेटा वेलकम बेटा। अब बेटा देखो 202 फालतू का सेक्शन है, बस ये बोलता है कि भाई जो टीडीएस डिडक्ट करा है ना वो एक रिकवरी करने का मोड था। भाई आप अपने इनकम पर टैक्स देते, सरकार ने जिसने आपको इनकम दी है उस पे ही टैक्स काट के दे। क्या बोलता है? केवल एक रिकवरी का मोड था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टीडीएस। ये बोल रहा है 202, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं 202 से बेटा पर। अब बेटा नया पढ़ रहे हैं, इतना सबको क्लियर है बेटा? बेटा इतना सबको क्लियर है? ये बेटा पूरे जनरल सेक्शंस अपने पूरे हो गए 196 से 202 206 तक, 202 तक, हाँ 206AA तक लास्ट। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों अब हम लोग नया पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा बिकॉज कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर बहुत तेज चल रहे हो, थोड़ा स्लो चलते हैं, है ना, बहुत फास्ट बोलते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता, स्लो करते हैं बेटा। देखो क्या है, आप लोगों को जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है कौन सा है बच्चों? 20 एप्लीकेबल है सर। तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बेटा इस बार, और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? कौन सा प्रीवियस हुआ जल्दी बताइए फास्ट, प्लीज बेटा पार्टिसिपेट करो क्लास में। कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा असेसमेंट ईयर है बच्चों? सर 1920 प्रीवियस ईयर होगा। 1920 2021 है? 1920 प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 2020। ठीक है बच्चों, बेटा फाइनेंस एक्ट फरवरी में आ गया, फरवरी में बता दिया कि आप अग्री 1 अप्रैल से क्या कमाने वाले हो। ठीक है, 2021 आपका प्रीवियस ईयर है, 2021 22 क्या है? असेसमेंट ईयर। तो बेटा एक बात समझो कि मुझे ये जो पीरियड फॉल कर रहा है, ये जो प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, कोविड पीरियड फॉल कर रहा है, और बेटा मुझे इतने अलग अलग पेमेंट्स पे क्या करना? टीडीएस करना। अलग अलग पेमेंट्स पे क्या करना है बेटा? टीडीएस करना है। सर अलग पेमेंट्स पर टीडीएस करना है मतलब बेटा इतने सारे पेमेंट्स पर क्या करना है? टीडीएस करना है बेटा। और सारे पेमेंट्स पर क्या होगा? एक रेट ऑफ टीडीएस होगा बच्चों। इन सारे पेमेंट्स पे क्या होगा? कितने रेट पे टीडीएस कटना है वो मेंशन्ड है बेटा। तो अब जब रेट मेंशन्ड है तो ये रेट बेटा कोविड के कारण 25% रिड्यूस किए गए। ये रेट बेटा 25% रिड्यूस किए गए, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ पेमेंट्स में 25% का रिडक्शन नहीं है, बाकी हर केस में 25% का रिडक्शन। ये याद रख लो, कहा नहीं है, बाकी सब जगह क्या करना, जो भी नॉर्मल रेट है उसमें 25% क्या कर देना बच्चों? रिड्यूस कर देना। कौन से सेक्शन से जहां नहीं है बेटा? सैलरी के केस में 25% का रिडक्शन नहीं है बच्चों। सैलरी के केस में 25% का रिडक्शन नहीं है, चाहे टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी हो, चाहे एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड हो, इन दोनों के केस में बेटा क्या नहीं है? 25% का रिडक्शन नहीं है। मतलब जो भी रेट आएगा, जो भी रेट है, उतना पूरा रेट नॉर्मल रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। नॉन रेसिडेंट को जो भी पेमेंट किए जाएंगे बेटा उस पर 25% रिडक्शन नहीं है। प्लस बेटा आप लोग जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, लॉटरी वाला है, क्रॉसवर्ड पजल है, हॉर्स रेस वाला है, इन दोनों की विनिंग पर भी, और कैश विड्रॉल वाला 1 करोड़ के ऊपर वाला, इन तीनों के केस में भी जो नॉर्मल रेट थे वही क्या है बच्चों? रहेंगे। इस पे भी कोविड का डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। जिसके पास नहीं लिखा है प्लीज नोट कर लीजिए चीज। बाकी सारे केस में बेटा कोविड के जो भी नॉर्मल रेट है उसको 25% से रिड्यूस कर देना, लेकिन ये पेमेंट्स के केस में आपको रिडक्शन नहीं करना है। मतलब जो नॉर्मल रेट है वही लेना है, 25% कोविड पीरियड भी दिया हो तो भी माइनस नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज एमसीक्यू यहां से बनेगा बेटा कि पीरियड दे देंगे आपको कोविड का, और आप लोगों को क्या याद रहेगा कि जो भी रेट था उसको 25% से कम करना।
लेकिन याद रखना सैलरी के केस में मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड पेमेंट्स में नहीं होना है, विनिंग से रिलेटेड पेमेंट में नहीं होना है, एनआर के केस में नहीं होना है, और एक कैश विड्रॉल में नहीं होना है। ये 4 केसेस में 25% का रिडक्शन नहीं होना है। बाकी हर केस में क्या होना है बच्चों, 25% का रिडक्शन होना है। जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा वो बच्चा स्किप कर लेना, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन एक अब एमसीक्यू एग्जाम है, डेट का इन्फो नहीं है तो अजम्पशन तो नहीं दे सकते। कोविड के रेट की इंफॉर्मेशन नहीं बेटा, नहीं दिया है तो कोविड का रेट लेना। आई वुड सजेस्ट क्या लेना, कोविड का रेट लेना। रीजन बीन क्या है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर आएगा एग्जाम में, वो प्रीवियस ईयर का मेजर पार्ट, मतलब मैं बोल दूं आपसे कि आपका 14 मई के बाद पूरा साल क्या है, कोविड पीरियड काउंट हो रहा है। मतलब अप्रैल और मई के 15 दिन, पूरे 365 दिन में से 45 दिन केवल कोविड पीरियड काउंट हो रहा है। तो एक लॉजिकल अजम्पशन क्या है, क्या लूं मैं, कोविड पीरियड, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो यही रहेगा ना एग्जाम, प्रीवियस ईयर तो यही रहेगा 2021। तो बेटा कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या अज्यूम करना, कोविड रेट अज्यूम करना। यदि एग्जाम में डेट मेंशन नहीं करेंगे तो क्या अज्यूम करना बच्चों, कोविड रेट अज्यूम करना। इज इट क्लियर सिद्धार्थ? ओके बेटा, चलिए लेट्स मूव अहेड। हो गया, क्लियर है बच्चों एवरीवन? सबको क्लियर है? सर्वज्ञ बेटा आवाज ही नहीं आ रही तेरी, डाउट ही पूछ रहा है। सर्वज्ञ क्लियर है बेटा? सर्वज्ञ रेगुलर है। और कौन है? स्नेहा गुप्ता, हाँ सर। आयुषी, कशिश, एक और कशिश थी वो चली गई। एक और कौन नहीं है? अयान, संचित नहीं है ना? ठीक है, ओके बच्चों लेट्स मूव अहेड। बेटा मतलब हमें ये पता चल गया कि सर रेट्स हमें क्या लेने, जो भी नॉर्मल रेट है, कब कोविड का रेट हमें अज्यूम करना है, सारे केस में करना है एक्सेप्ट सैलरी, एनआर पेमेंट, विनिंग वाला और कैश विड्रॉल वाला। हाँ। आगे बढ़ो बेटा, लिख लिया सबने? चलिए, दृष्टि हो गया, लिख रहे हो गया। चलिए बेटा, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी, कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी बेटा, वो हमें कंटिन्यू करना है। टीडीएस ऑन विनिंग, टीडीएस ऑन विनिंग के ऊपर 2 सेक्शन है बेटा इनकम टैक्स में, 194B और 194BB। 194B बोलता है अपने लॉटरी में क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स या और कोई गेम, केबीसी हो गया, कोई भी गेम हो या हॉर्स रेस, इनमें जो भी आपने अमाउंट जीता है, जो विनिंग आपकी। तो बेटा इनके लिए जो 2 सेक्शन है ध्यान से समझना। कोई भी पर्सन लॉटरी की विनिंग का पैसा आपको देता है, आप कौन, आप भी कोई भी व्यक्ति, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कोई भी व्यक्ति, कब जब देता है तब क्या करना है, टीडीएस काटना है। जब आपको वो पेमेंट कर रहा है तब क्या काटना है, किसको, मैं यदि आपको, आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैं लॉटरी एजेंट हूं या लॉटरी कंडक्ट करता हूं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले रखा है, लॉटरी में डील करता हूं या लॉटरी टिकट सेल करके लॉटरी में लॉटरी एजेंट का काम करता हूं, ऑथराइज्ड एजेंट है ना। आपको मैंने लॉटरी सेल करी, आप लॉटरी में अमाउंट जीता है, तो वो विनिंग का अमाउंट मैं आपको दूंगा बेटा। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं टीडीएस काट के पेमेंट करूं। आप लोगों की बेटा 5,000 रुपए की लॉटरी खुली तो क्या मुझे टीडीएस काटना है? नहीं सर, नहीं काटना। 10,000 रुपए की खुली तो भी नहीं काटना, रिमेंबर दिस। इवन 10,000 की विनिंग होगी तो भी नहीं काटना बेटा, 10,000 से ज्यादा होगी तो काटना है टीडीएस। 10,000 भी होगा तो टीडीएस नहीं काटना है, 10,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस काटना है बेटा। 10,000 मैंने साल में 3 बार लॉटरी की बेटा, इन्हें फाइनेंशियल ईयर 10,000 से ऊपर होगा, ओके बनते। सेकंड बेटा, जो रेट है वो 30% लगेगा। क्या लगेगा? 30% लगेगा। क्या लगेगा? 30%। और यदि नॉन रेसिडेंट बेटा, पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां नॉन रेसिडेंट होगा ना बेटा, वहां पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी आप क्या करेंगे, बेटा लिख लो ये छोटी सी चीज। सरचार्ज एजुकेशन सेस कब ऐड करना है? रेट में, रेट के साथ सरचार्ज एजुकेशन सेस कब ऐड करना है? जब हमेशा क्या दिया होगा बेटा, जब भी एनआर को पेमेंट होगा
जहां पर भी एनआर के हाथ में इनकम होगी तब क्या करेंगे बेटा, सरचार्ज एजुकेशन सेस भी साथ में क्या होगा बेटा, इंक्लूड होगा उसमें। यदि रेसिडेंट होगा तो सरचार्ज एजुकेशन सेस कुछ केसेस में होगा, लाइक जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सरचार्ज एजुकेशन सेस का एडिशन होगा बेटा। ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आप गलतियां करेंगे और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आप ये छोटी सी गलती करेंगे। लिख लीजिए बच्चों फास्ट। हाँ वही जहां एप्लीकेबल है बेटा वही। मैं आपको लिस्ट लिखवा देता हूँ इतना। चलिए नहीं होगा बेटा, हमेशा ऐड नहीं होगा। एनआर के केस में हमेशा होगा, रेसिडेंट के केस में सैलरी का केस होगा बेटा तो हमेशा सरचार्ज एजुकेशन सेस दोनों ऐड होगा। ठीक है फाइन। एक आध कोई और सेक्शन आएगा तो मैं इसमें ऐड करवा दूंगा बेटा, एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, एक आध सेक्शन और है, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट कि कौन सा एग्जैक्टली, तब देखते हैं। तो देखिए बेटा मैंने क्या बोला, कोई भी पेमेंट 10,000 के ऊपर का होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मैं 12,000 रुपए पे करूंगा तो टीडीएस काय पे कटेगा बेटा, 12 पे कि 2 पे, 12,000 पे काय पे कटेगा बेटा, 12,000 पे, ना कि 2,000। फुल अमाउंट पे कटेगा बेटा टीडीएस, ना कि 2,000 रुपए पे। तो सेम बेटा यहाँ पर भी यदि मैं हॉर्स रेस की विनिंग का कोई अमाउंट पे कर रहा हूँ तो भी क्या होगा बेटा, पेमेंट के टाइम टीडीएस डिडक्ट होगा। रेसिडेंट होगा तो 30% और नॉन रेसिडेंट होगा तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस का अमाउंट। सेम पूरा सेम प्रोविजन है बेटा। बेटा जो कॉम्बिनेशन में बना के दे रहा हूं आपको उसी कॉम्बिनेशन के साथ सेक्शन पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, प्लीज रिकॉल दैट। आपकी बुक में हो सकता है आगे पीछे दिए हूं, लेकिन मैंने जो कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करके दिए हैं बच्चों, उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप पढ़ेंगे ना बेटा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो बेटा 194 बी और डबल बी दोनों साथ में एग्जैक्टली सेम है बेटा, 1% अंतर नहीं, दोनों में एग्जैक्टली सेम टीडीएस के प्रोविजन, तो दोनों को आप साथ में पढ़ेंगे बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? हाँ सर। बेटा उसके बाद मैंने ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान से समझना, ये कवर नहीं किया था बेटा। बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ विनिंग आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई एजेंसी को ट्रांसफर करना पड़ता है जो भी आप अमाउंट जीत रहे हो। तो बेटा उस केस में जितना पोर्शन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को या एजेंसी को पास ऑन करा उतने पोर्शन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं। यदि आपने कोई परसेंटेज ऑफ विनिंग केस को करा, फोरगॉन करा, किसको करा बेटा, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट या कोई एजेंसी को दिया, तो उस अमाउंट पे क्या नहीं कटेगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, यदि मैं इंस्टॉलमेंट में मिल रही है मुझे विनिंग तो हर इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस डिडक्ट। यदि मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने हैं और 2 इंस्टॉलमेंट में मिले 50 लाख 50 लाख, तो एक बार जब 50 लाख मिले तब टीडीएस डिडक्ट होगा, नेक्स्ट टाइम 50 लाख मिले तो अगेन टीडीएस डिडक्ट। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं एजेंट हूं और मैंने क्या करा, मैंने कुछ टिकट नहीं बेचे, उनके ऊपर लॉटरी खुल गई बेटा। बेटा मैं एजेंट हूं, मैंने लॉटरी के टिकट्स थे, मैंने कुछ टिकट बेच दिए, कुछ नहीं बेचे, जो टिकट नहीं बेचे वो वाले टिकट से क्या हो गई बेटा, विनिंग हो गई, उन टिकट में से किसी की लॉटरी खुल गई, तो प्राइज मनी कौन के पास आ गई, मेरे पास आ गई, ऑफ द अनसोल्ड टिकट। मेरे पास क्या आ गई बेटा, प्राइज मनी कौन सी आ गई, अनसोल्ड टिकट की। तो ये मेरी कौन सी इनकम है, बिजनेस इनकम, और इस पे टीडीएस की बात नहीं होगी, इस पे टीडीएस की बात नहीं होगी बेटा। ये मेरी कौन सी इनकम है, बिजनेस इनकम है, और इस पे टीडीएस की बात नहीं होगी बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, इस इनकम के लिए आप कोई भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, स्लैब रेट, जो भी लग रहा है आपके ऊपर रेट, डजंट मैटर, आपके लिए यहाँ पर स्पेशल रेट दे रखे इनकम टैक्स एक्ट में कि इस वाली प्राइज मनी पे आपको कितना टैक्स देना है, 115 बीबी पे,
30%। कितना देना है बेटा? 30% टैक्स देना है आपको ये वाले अमाउंट। ये स्पेशल रेट के अंदर फॉल कर रहा है, इस पे कितना टैक्स देना है बेटा? 30% देना है, चाहे आप कोई भी स्लैब में आ रहे हो, कोई भी रेट ऑफ टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल, डजंट मैटर। ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट। उसके बाद एजेंट को बेटा, लॉटरी एजेंट को जो कमीशन पे की जाएगी ना, वो इस सेक्शन में कवर नहीं होती, सब लोग जानते हैं 194G में टीडीएस ऑन द कमीशन टू लॉटरी एजेंट जाता है ना। तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए पॉइंट मेंशन है बेटा। क्लियर है ये आपको? सब लोगों को क्लियर है? प्लस बेटा इसमें एक छोटी सी चीज और थी, यदि मुझे काइंड में लॉटरी खुलती है, यदि 6 लाख रुपए की कार खुली, मैं बता चुका हूँ है ना, महालक्ष्मी लॉटरी ने मिस्टर ए को 6 लाख रुपए की कार देनी है, तो 6 लाख पे जो 30% टीडीएस है 1,80,000, मिस्टर ए से पहले कैश में 1,80,000 लेगा महालक्ष्मी लॉटरी, और फिर 6 लाख की कार पास ऑन करेगा। ठीक है बेटा, इतना था केवल काय में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और 194B और डबल बी। इतना सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सबको क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चे, अब बेटा नेक्स्ट पेमेंट है टीडीएस ऑन कमीशन। कमीशन के ऊपर अपने पास 4 सेक्शन। कमीशन के ऊपर अपने पास कितने सेक्शन है बेटा? 4 सेक्शन है। 194D, 194D है कमीशन, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट। 194G अभी जो पड़ा लॉटरी एजेंट की कमीशन, और 194H जनरल कमीशन। मतलब बेटा ये स्पेशल कमीशन है, ये भी स्पेशल कमीशन है। इसके अलावा कोई भी कमीशन है इंडिया में, यदि इसके अंदर की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो कवर हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी एजेंट को कोई भी कमीशन दी जा रही है एक्सेप्ट इंश्योरेंस की और लॉटरी एजेंट की, और इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर जो कंडीशन दी गई है यदि वो सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर वो कमीशन इंक्लूड हो जाएगी। ओके बेटा, 3 कमीशन के सेक्शन दे रखे हैं बेटा। एक इंश्योरेंस की कमीशन का अलग सेक्शन है, लॉटरी एजेंट की कमीशन का अलग सेक्शन है, और इसके अलावा कोई भी कमीशन है इंडिया में, यदि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इस कैटेगरी में कवर हो जाएगी। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का जो पेमेंट है बेटा, इंश्योरेंस कमीशन, ये वाली जो कमीशन है, इन तीनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, सेल ऑफ लॉटरी टिकट के ऊपर कमीशन की बात कर रहे हैं बेटा। इंश्योरेंस कमीशन में डिडक्टर कोई भी हो, डिडक्टी लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए। रिमेंबर दिस, डिडक्टी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। यदि डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंश्योरेंस कमीशन किसको दी जा रही है? इंश्योरेंस कंपनी देती है बेटा कमीशन। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, आप एजेंट हो, मैं आपको कमीशन दे रहा हूं, लेकिन एजेंट नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस डिडक्ट करके नहीं दूंगा आपको कमीशन। मैं कौन हूं बेटा? मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हूं, मैं एलआईसी हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आप एजेंट हो, आपको कमीशन पे कर रहा हूं, तो आपकी जितनी कमीशन बनती है, यदि वो कमीशन साल भर में 15,000 रुपए के ऊपर की कमाते हो, यदि 15,000 के ऊपर की कमीशन कमाते हो एज एन एजेंट आप, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जब मैं क्रेडिट करूं, मतलब आपके नाम की एंट्री करूं या मैं पेमेंट करूं, जो भी पहले कर रहा हूं, मैं आपको क्या करूं बेटा? टीडीएस काट के पेमेंट। क्या करूं? टीडीएस काट के पेमेंट। ये बात क्लियर है बेटा? रेसिडेंट होना चाहिए, बाहर का एजेंट है, नॉन रेसिडेंट कोई एजेंट है मेरा, उस केस में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है बेटा। डोमेस्टिक कंपनी के केस में रेट कितना है? 10, और अदर के केस में कितना है? 5%। इसके बाद बेटा डोमेस्टिक कंपनी और अदर कंपनी क्या है? ये डिडक्टर है, डिडक्टी है बेटा? डोमेस्टिक कंपनी डिडक्टर है? प्लीज आंसर मी बच्चों, ये डिडक्टर है कि डिडक्टी है बच्चों? हेलो, डिडक्टी है। डिडक्टी है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एजेंट कंपनी है? कंपनी एजेंट है? हेलो, प्लीज आंसर मी बच्चों। डिडक्टर है कि डिडक्टी है? हेलो, आई एक्सपेक्ट एवरीवन गलत बोलो बेटा, लेकिन प्लीज ट्राई करो। सर्वज्ञ, सिद्धार्थ, स्नेहा, मनीष, कृतिका, प्लीज ट्राई टू आंसर बच्चों। डिडक्टर है, डिडक्टी है बच्चों? योग्यता, सर्वज्ञ, जिसकी पेमेंट में से पैसे कटेंगे वो है 5%, वो रेट है वो।
डिडक्टर है बेटा, है ना, डिडक्टर है। क्योंकि बेटा इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कौन कर सकते हैं? कंपनी कर सकती। मैं इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिविजुअल की तरह नहीं कर सकता। मैंने अपना इंश्योरेंस का काम चालू कर दिया, नहीं। आई कैन बी एन एजेंट बट आई कैन नॉट सेल, खुद पॉलिसी डिजाइन करके बेचने लगूं, आईआरडी अलाउ नहीं करता, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बना के भी इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता मैं इंडिया में। मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी यदि इंडिया में मुझे इंश्योरेंस का काम करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यदि कोई इंडिया की कंपनी है तो 10% और अदर कंपनी है तो 5%। क्लियर है बेटा? जो एजेंट को पेमेंट कर रहे हो। एजेंट मतलब कौन? जो रेसिडेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा 194D is clear to everyone? 194D is clear to everyone? सर 5% डिडक्टिव को लगेगा ना? हाँ बेटा लगेगा उसको ही। बेटा टीडीएस तो मुझे काटना है ना, तो मुझे कितना काटना है? 10% काटना है, मुझे 5% काटना है। ऑल्दो सामने वाले की इनकम से ही कटेगा, एजेंट की इनकम से ही कटेगा। हेलो बेटा, जितना भी इनकम एज ए कमीशन जा रहा है उस पे ही कटेगा, लेकिन मैं कौन हूं? डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% काटूंगा और अदर कंपनी है तो 5% काटूंगा। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, इसके बाद 194D के बाद में एक और स्पेशल कमीशन की बात कर रहा हूँ। लॉटरी एजेंट, यदि मैं लॉटरी का काम करता हूँ एज एन एजेंट और लॉटरी टिकट बेचता हूँ तो उसको मुझे कमीशन मिलती है एज एन एजेंट काम करने की। तो बेटा कोई भी पर्सन को क्या कर रहा है? डिडक्टिव। कोई भी पर्सन मतलब एजेंट कैन बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। या बेटा यहाँ पर लॉटरी टिकट बेचने का काम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों कर सकता है। आता हूं बेटा, डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा रुकना सर। बेटा मैंने क्या बोला? एनी पर्सन। यहाँ पर क्या है? मतलब यहाँ पर नॉन रेसिडेंट भी होगा कोई एजेंट तो भी चल जाएगा। मैंने अकाउंटिंग एंट्री करी या कोई पेमेंट कर दिया, जो भी पहले होता है बेटा। कितना अमाउंट? 15,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं लॉटरी एजेंट को एज ए कमीशन, तो 5% क्या काटना है बेटा? टीडीएस काटना है। 5% क्या काटना है बच्चों? टीडीएस काटना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 194D and G is clear to everyone. 194D and 194G is clear to everyone. दोनों स्पेशल कमीशन है, दोनों के केस में एक ही बात है। ओनली थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर एक रेट 10% है, यहाँ पर 5% है, और यहाँ पर रेसिडेंट है और यहाँ पर नॉन रेसिडेंट भी कवर्ड है। बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखना, बाकी आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 15,000 के ऊपर का पेमेंट है बच्चों, 15,000 के ऊपर का पेमेंट है, याद रखिए। 15,000 भी होगा तो भी नहीं चलेगा, 15,000 के ऊपर का पेमेंट। बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ 194DA। प्लीज एवरीवन, सर्वक के मैं लेता हूँ बेटा डाउट। सर्वक क्या है ना बेटा, थोड़ा सा अपन क्या रीजन बेस यहाँ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्टेट पढ़ रहे हैं यहाँ पर और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। मैं आपको रीजन बेस्ड अपन देख लेंगे लास्ट में बेटा सर्वक, है ना? आपके अलग से डाउट क्लियर कर दूंगा, रीजनिंग पे अपन चले जाए। 194DA की बात कर रहे हैं बेटा। 194DA क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का मेरे को पेमेंट मिला। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और मुझे कोई पेमेंट मिला बेटा। कौन हो आप? कोई भी पर्सन। डिडक्टर मतलब कोई भी पर्सन, बट यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं होता, जनरली वही होता है जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है इंडिया में, वही होगा ना बेटा। बेटा आप मुझे लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पेमेंट थोड़ी दोगे बेटा, भाई मैंने जिससे पॉलिसी ले रखी वही कंपनी देगी मुझे बेटा। एनी पर्सन, किसको? एनी पर्सन, कोई भी रेसिडेंट को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिला। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मैंने जब LIC का प्रीमियम लिया था तब मुझको 80C में डिडक्शन मिला था? बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मैंने, शुभम सर ने क्या करा बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मैंने प्रीमियम का पेमेंट करा होगा, तो बेटा इस पेमेंट पे मुझे 80C का क्या मिला होगा? डिडक्शन। मैंने क्या करा होगा? प्रीमियम पे करा होगा, 80C का मुझे क्या मिला होगा? डिडक्शन। ठीक बच्चों, इस पेमेंट पे मुझे सेक्शन 80C में क्या मिला है? डिडक्शन। बेटा ये पॉलिसी क्या हो गई? मैच्योर हो गई, मुझे अमाउंट मिला मैच्योरिटी। बेटा मैंने जितना भी पॉलिसी लिया था अमाउंट का उतना मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिला। तो बेटा ये मैच्योरिटी अमाउंट पे ये जो मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिला, सबसे पहले ये टैक्सेबल है कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन आता है। टैक्सेबल है
यस और नो? यदि टैक्स लगेगा तो टीडीएस कटेगा भाई। एलआईसी के मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स कटेगा तो टैक्स लगेगा तो टीडीएस कटेगा बेटा। टैक्स ही नहीं होगा तो काय का टीडीएस? हेलो, टैक्स ही नहीं होगा तो काय का टीडीएस? तो पहले तो ये देखना है कि मैच्योरिटी अमाउंट की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करें। टैक्सेबिलिटी के लिए बेटा हमें ये समझना पड़ेगा, यदि एलआईसी का अमाउंट मुझे डेथ के टाइम मिल रहा है तो पूरा का पूरा क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट। पूरा का पूरा क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट। एलआईसी का पैसा मुझे डेथ के वक्त मिल रहा है, डेथ के बाद मिल रहा है। वक्त क्या? डेथ के बाद मुझे, मतलब मेरी फैमिली, मुझे कैसे मिलेगा सर, है ना? मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली मेंबर को मिल रहा है ना। मुझे मिल जाता तो बात ही अलग थी सर, है ना? मुझे थोड़ी मिलेगा, इसको मिल रहा है, फैमिली मेंबर को मिल रहा है। तो क्या है बच्चों? वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स नहीं लगेगा बेटा। जाते जाते सरकार क्या कह रही है बेटा? वो ऑलरेडी चला गया, उसकी फैमिली में ऑलरेडी कम है, अलग से टैक्स का बर्डन नहीं दे रहा, है ना? हाँ सर। या फिर बेटा डेथ नहीं हो रही है फिर भी मुझे अमाउंट मिल रहा है तो भी क्या होगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन कब है? फुली एग्जेम्प्ट है यदि प्रीमियम जो है ना बेटा इज पेड विद इन द लिमिट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी टेकन। बेटा पहला प्रीमियम इस लिमिट के अंदर आ रहा है। क्या लिमिट है बेटा? 31 मार्च 2012 तक जो भी पॉलिसी की वैल्यू है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पॉलिसी ली, उसका 20%, इतना प्रीमियम होना चाहिए मैक्सिमम फर्स्ट प्रीमियम। इससे ज्यादा प्रीमियम है तो फिर नहीं चलेगा। या फिर ऑन एंड आफ्टर 1/4/2012 कितना प्रीमियम अमाउंट है? 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, मतलब 31 मार्च 2012 तक कितना? 20% भी होगा। इतनी पुरानी पॉलिसी होगी तो मेरे को जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या 1 अप्रैल 2012 के बाद 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू होगा तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यदि हैंडीकैप्ड है तो 15% इंटू पॉलिसी वैल्यू होगा प्रीमियम, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा उस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई? यदि ये कंडीशन नहीं आ रही और मुझे मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है तो टीडीएस की बात होगी, वरना यहाँ तो एग्जेम्पशन ही है ना बेटा, यहाँ तो एग्जेम्पशन ही है बच्चों। यदि यहाँ पर तो फुली एग्जेम्प्ट है और जहां पर टैक्स लगना ही नहीं है वहां पर काय का टीडीएस? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? सबको बात समझ में आ रही है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यदि क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट मी टू रिपीट, बिकॉज़ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। एवरीवन प्लीज एक बार कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखिए बच्चों एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं कौन से अमाउंट की बात कर रहा हूं जिसपे टीडीएस डिडक्ट होना है या नहीं। भाई मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैंने बराबर प्रीमियम दिया, तो प्रीमियम क्या है? खर्चा है, पेमेंट है, और उस पेमेंट पे 80C का डिडक्शन मिलेगा, ये बात है। अब मैंने प्रीमियम जमा करा, अब मुझे पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर अमाउंट मिलेगा कुछ ना कुछ, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे? भाई पॉलिसी मैच्योर होगी तो मुझे पैसा मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी मैच्योर होने पे जो अमाउंट मिल रहा है वो टैक्सेबल है या नहीं है, उस पर टैक्स लगना है कि नहीं है, पहले तो यही बात आती है। भाई सपोज आप एलआईसी हो और मैं कौन हूं? मैंने पॉलिसी ले रखी है आपसे, मैं इंश्योरर हूं, आप एलआईसी, तो मैंने पॉलिसी ले रखी है आपसे, तो भैया आपने मुझे जो, भाई मेरे को जो पेमेंट देने वाले उस पर मेरे हाथ में टैक्स है ही नहीं, तो आप काय को टीडीएस काटो? भाई अब एलआईसी एग्जेम्प्ट होता है, वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्ट होता है तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, लेकिन एग्जेम्प्ट हर केस में नहीं होता। एग्जेम्प्ट की क्या है बच्चों? कंडीशन। एग्जेम्प्ट की क्या है बच्चों? कंडीशन। एग्जेम्प्ट कब होगा? ये कंडीशन, यदि मुझे मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को मिलता है एलआईसी का पॉलिसी का पैसा, लाइफ इंश्योरेंस बात करी, जनरल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसको मिल रहा है? मेरी फैमिली को मिल रहा है, डेथ के कारण मिल रहा है, डेथ के बाद मिल रहा है, तो पूरा का पूरा क्या है? वो एग्जेम्प्ट है। यदि आप एलआईसी हो और मुझे पेमेंट कर रहे हो, मतलब मेरी फैमिली को पे कर रहे हो मेरी डेथ के बाद, तो आप टीडीएस काट के पेमेंट नहीं करोगे, पक्की बात, क्योंकि भाई मेरे हाथ में वो इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं, तो आप क्यों काटोगे टैक्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बेटा, यदि डेथ नहीं हो रही है तब भी एग्जेम्प्ट है। कब एग्जेम्प्ट है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या सेटिस्फाई होती है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या कंडीशन है बेटा? बेटा एक लिमिट बार बना रखा है, कौन सा? 31/2012, यहां तक 20% इंटू पॉलिसी वैल्यू, यदि इतना प्रीमियम जाता है पहला, मैक्सिमम इतना जाता है,
तो एग्जेम्प्ट है। इससे ज्यादा का प्रीमियम लेती है कंपनी तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, एक्स। और इसके बाद यही अमाउंट कितना कर दिया गया। बेटा रीजनिंग में नहीं जाएंगे यार, देखो क्या होता है, रिवीजन है, रीजनिंग में जाऊंगा ये सेक्शन में घूमता रहूंगा, अलग से समझ लेना यदि समझना है किसी को तो एक्सेप्ट। ओके बेटा एवरीवन, मैंने क्या बोला, इसमें कंडीशन क्या लिखी है, यदि पॉलिसी अप टू 31 मार्च 2012 प्रीमियम क्या लिखा है, इफ द प्रीमियम पेड इज विद इन द लिमिट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी, यदि प्रीमियम क्या है इस लिमिट के अंदर है तो एग्जेम्प्ट। क्या लिमिट है बेटा, यदि मैंने 31 मार्च 2012 तक पॉलिसी ली है और 12% इंटू पॉलिसी वैल्यू प्रीमियम का अमाउंट है पहले प्रीमियम का, तो मेरे को जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो एक्सेप्ट। लेकिन मैंने यदि 1 अप्रैल 2012 से पॉलिसी ली है या उसके बाद ली है और मैंने पहला प्रीमियम मेरी पॉलिसी वैल्यू का 10 लाख 12 लाख 50 लाख की पॉलिसी ली है, मतलब मेरा 50 लाख की पॉलिसी का 5 लाख प्रीमियम बनता है मैक्सिमम 1 साल, तो मेरा 10% पॉलिसी वैल्यू का प्रीमियम बनता है, तो मुझे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। या मैं हैंडीकैप्ड तो 15% तक भी होगा तो क्या है मेरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन डेट क्या है बेटा, 1 अप्रैल 2013। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यदि ये चीजें हैं तो एग्जेम्प्ट है और ये नहीं है तो फिर टैक्स लगेगा और तो टीडीएस की बात होगी। यदि ये नहीं है तो टीडीएस की बात होगी। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ ये सब नहीं है, मतलब यहाँ पर ये नीचे वाली सिचुएशन नहीं है, तो आपको जब पेमेंट करेंगे ना, आप LIC हैं, आप मुझे पेमेंट करेंगे ना तो 5% टीडीएस काटेंगे। लेकिन कब, जब वो अमाउंट 1 लाख या उससे ज्यादा इक्वल टू और मोर देन है बेटा। बेटा रिमेंबर दिस, यहाँ पर प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, यहाँ पर मोर देन है, यहाँ भी मोर देन है, बट यहाँ पर इक्वल टू भी है, यहाँ मोर देन है, यहाँ मोर देन है। 15 से ऊपर होगा तभी, 15 से ऊपर होगा तभी, लेकिन यहाँ 1 लाख है या 1 लाख से ऊपर है तो भी क्या है बेटा, 1 लाख है या 1 लाख से ऊपर है तो भी क्या है बेटा, तो ही क्या है बेटा टीडीएस का। यहाँ पर 15,000 से ऊपर होगा, मतलब 15,000 होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट यहाँ पर 1 लाख होगा तो टीडीएस। क्लियर है बच्चों एवरीवन? सब जगह रेट सेम है, एवरीवन क्लियर है बच्चों? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। चलिए चलिए बेटा 194D 194D है 194G। बेटा आज का एक लास्ट सेक्शन है। हाँ बेटा एक चीज, बेटा जो मैच्योरिटी अमाउंट है अमेंडमेंट है बेटा, अमेंडमेंट 2019 में था ये। मैच्योरिटी अमाउंट की डेफिनेशन क्या है बेटा, मैच्योरिटी प्रोसीड की डेफिनेशन है बेटा, आई थिंक आपकी बुक में दिया है नहीं दिया, बट नेट अमाउंट पे 5% काट। नेट अमाउंट मतलब कंपनी का बेनिफिट क्या है भाई, मैं LIC हूं, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। शुभम सर से LIC ने पूरी पॉलिसी के दौरान कितना प्रीमियम लिया सर, 10 लाख का टोटल प्रीमियम दिया और 50 लाख मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिला। कितना मिला, कितना, 10 लाख का प्रीमियम दिया शुभम सर ने और LIC ने कितना दिया, 50 लाख। तो बेटा मेरा क्या होगा, जिस पे टीडीएस कटेगा नेट अमाउंट, मैच्योरिटी प्रोसीड माइनस एंटायर प्रीमियम पेड, मतलब 50 लाख माइनस 10 लाख, इट इज 40 लाख रुपए पे क्या कटेगा बेटा, 5%। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? 50 लाख मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड टिल डेट, दस लाख, ये 40 लाख पे क्या कटेगा बेटा, 5% टीडीएस कटेगा। नहीं, ठीक है बेटा एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट था, आपकी बुक में शायद अपडेटेड नहीं है ये चीज, आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है इसलिए बात लिखी नहीं है। इतना क्लियर है बच्चों सबको? बेटा प्लीज 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 जल्दी रिप्लाई करें बेटा, एक सेक्शन और है, लेट हो रहा है, क्लास है नेक्स्ट के लिए, फिर क्वेश्चन का करेंगे बेटा। चैप्टर में जहां जहां क्वेश्चन आते जाएंगे वहां क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें क्वेश्चन दिए आपके स्टडी मैट।
अभी तक आपके स्टडी मैट में कहीं भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, जो मैंने पढ़ाया है स्टडी मैट में जो पढ़ाऊंगा, जहां पर क्वेश्चन जैसे आएगा मैं क्वेश्चन साथ में करवाता हूँ। ओके है ना बेटा? चलिए बेटा लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं आज का, ध्यान से सुनिएगा। टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन की बात कर रहे हैं 194H। बेटा ये कौन सी कमीशन होगी? लॉटरी एजेंट वाली? नहीं सर। इंश्योरेंस वाली? नहीं सर। इसके अलावा कोई भी? हाँ सर। इसके अलावा कोई भी? हाँ सर। लॉटरी एजेंट वाली? नहीं सर। जनरल कमीशन, राइट बेटा, जनरल कमीशन। इंश्योरेंस वाली? नहीं सर। लॉटरी एजेंट वाली? नहीं सर। जनरल कमीशन। इसके अलावा जो बेटा कौन डिडक्टर, कौन डिडक्टिव? कोई भी पर्सन जब क्रेडिट या पेमेंट करेगा रेसिडेंट को, किसको बेटा? रेसिडेंट। बेटा मैं लास्ट में आपको सारे पेमेंट्स की एक लिस्ट बनवा दूंगा जहां जहां नॉन रेसिडेंट है, बाकी सब जगह अज्यूम करना क्या है? रेसिडेंट। लास्ट में मैं आपको बहुत सारी कॉमन लिस्ट बनवा दूंगा, जैसे कोविड वाले रेट का बनवाया ना कि इन तीनों केस में कोविड का रेट नहीं लेना है आपको, बाकी सब में लेना। इस टाइप से मैं कॉमन लिस्ट बनवा दूंगा, राइट? इस टाइप से लास्ट में मैं आपको एक कॉमन लिस्ट बनवा दूंगा। जैसे बेटा ये ऑलरेडी देखो ये बनी हुई है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, पर लास्ट में देख लेंगे। देखो ये सामने देखो, एवरीवन सी इन फ्रंट, सामने देखिए बेटा। जैसे ऑल केसेस में रेसिडेंट है बेटा, ये आप ये लिख सकते हैं बच्चों, लिखना चाहे तो सारे केस में रेसिडेंट है एक्सेप्ट सेल ऑफ लॉटरी टिकट, विनिंग, सैलरी, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट। यहां पर ही क्या है बेटा? नॉन रेसिडेंट है पूरे पेमेंट टीडीएस। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, बेटा सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका, एवरीवन टेक एन स्क्रीनशॉट बेटा। चलिए बाद में करते हैं। ले लिया बच्चों? यहां पर आ जाओ, देखो जरा। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन यदि क्या कर रहा है, कौन सा पर्सन नहीं होगा बेटा? इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, मतलब 1,50,00,000 पीजीबीपी और बिजनेस और प्रोफेशन वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं, 44 ईपी वाली है ना, जिसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ, वो वाले टैक्स इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ऑल इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको टैक्स ऑडिट करवाना है, और बाकी अदर, मतलब ऐसा बोल दो ऑल पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ लायबल टू टैक्स। ठीक है, सारे पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा, या ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको टैक्स ऑडिट करवाना है। बेटा मैं हमेशा यहाँ पर क्या यूज करूंगा पूरे आपके आगे सेक्शंस में? बड़े वाले इंडिविजुअल एचयूएफ। मैं इनको बोलूंगा स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। बाकी सबको क्या बोलूंगा? बड़े वाले जो है, मतलब जो छोटे नहीं, जो स्मॉल नहीं है। बेटा मैंने क्या बोला? एनी पर्सन जिनको क्रेडिट और पेमेंट करना है, विच एवर इज अर्लियर, रेसिडेंट को पेमेंट करना है बेटा, अमाउंट इनटू रेट इक्वल टू टीडीएस। अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब बेटा मैं यहां बोल सकता हूं कि जितना भी कमीशन है, जितना भी कमीशन है बेटा, चाहे मैं बात कर लूं 194D की, 194G की या 194H की, मतलब चाहे इंश्योरेंस की कमीशन की बात कर लो सर, चाहे लॉटरी एजेंट की कमीशन की बात कर लो सर, चाहे आप जनरल कमीशन की बात कर लो, सब जगह लिमिट कितनी है? 15,000 से ऊपर होगा तो ही इसकी बात। राइट बच्चों, तीनों केस में लिमिट कितनी है बच्चों? 15,000 के ऊपर होगा तभी क्या बात होगी बेटा? टीडीएस की बात, अदरवाइज टीडीएस की बात नहीं होगी बच्चों। 15,000 के ऊपर होगा तभी क्या की बात होगी बच्चों?
टीडीएस की बात होगी, अदरवाइज टीडीएस की बात नहीं होगी। यहाँ पर भी जितनी भी कमीशन है सब केस में क्या लिमिट है बेटा? 15,000। कितनी लिमिट है बेटा? 15,000। और रेट भी कितना है बेटा? सब जगह जब जब कमीशन की बात होगी और टीडीएस की बात होगी तो रेट कितना है बेटा? 5%। क्या है बेटा रेट? 5%। एक ही एक्सेप्शन था डोमेस्टिक कंपनी वाला, जिसमें क्या था? 10% था। बाकी हर केस में क्या है? 5%, 5%। और यहाँ भी क्या है बेटा? 5% था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जितनी भी कमीशन है बेटा पूरे टीडीएस में, रेट कितना है बेटा? 5%। और लिमिट कितनी है? 15%। अब आगे आ जाते हैं। मतलब सर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट छोटे वाले इंडिविजुअल एचयूएफ जब क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं कमीशन का अमाउंट किसी रेसिडेंट को 15,000 से ज्यादा एक साल में, तो 5% टीडीएस उनको काटना है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? हेलो, इतना क्लियर है? नो टीडीएस ऑन ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सिक्योरिटीज। बेटा लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हो या आपने ब्रोकर से आपने डीमैट अकाउंट ऑपरेट करवा रहे हो और वापस शेयर का काम, बाय सेल का काम देख रहा है बेटा, तो आपने उसको कमीशन पे करी, तो आप उसको जो कमीशन पे कर रहे हो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। या कमोडिटी ट्रांजेक्शन होगा, बट लेकिन कमोडिटी ट्रांजेक्शन होगा बेटा, कमोडिटी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज का लेन देन की ट्रेडिंग पे नहीं, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है बेटा। एमसीएक्स वगैरह में बता चुका हूँ बेटा कई बार आप लोगों को, जो बच्चे अच्छा रिवीजन बैच में नहीं हुआ। एमसीएक्स बेटा कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे दाल के भाव ऊपर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में भी टीडीएस, इसमें टीडीएस डिडक्ट होना है बेटा। डिडक्टर वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको टैक्स ऑडिट करवाना है, थोड़ा डाउट है, लास्ट में देखता हूँ बेटा। इस केस में लेकिन कुछ जगह टीडीएस हटा रखे हैं इन्होंने। यदि बीएसएनएल या एमटीएनएल कोई पीसीओ या फ्रेंचाइजीज को पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करेंगी कमीशन का तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या कंसाइनर कंसाइनी को पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन कब बेटा? व्हेन कंसाइनी और एजेंट रेमिट सेल कमीशन आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। देखो क्या होता है बेटा, ये बताता हूं बेटा। एक कंसाइनर है, सिंपल रखते हैं, मैं प्रिंसिपल हूं और एजेंट। एजेंट ने मिस्टर ए को मेरा क्या करा? गुड्स सेल करा। रुपीस कितने का? 10,000 का। और ये बोलता है 10% कमीशन मैं लूंगा। तो ये मुझे कितना पे करता है बेटा? अपना कमीशन काट के पे करता है बेटा। कितना पे करता है? अपना कमीशन काट के मुझे कितना पे करता है? 9,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर जो कमीशन है बच्चों, यहाँ पर जो कमीशन है, ये कमीशन प्रिंसिपल से किसके पास नहीं गई? एजेंट के पास नहीं। किसके पास नहीं गई बच्चों? कमीशन प्रिंसिपल से एजेंट के पास नहीं गई है इस केस में। तो जब कमीशन प्रिंसिपल से एजेंट के पास नहीं गई है तो इस केस में टीडीएस की बात कैसे होगी वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ये केस समझ में आ रहा है बेटा सबको? एवरीवन ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला बेटा? एक ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। प्रिंसिपल एजेंट ने क्या करा बेटा? गुड सेल करा मिस्टर ए को, कितने का? 10,000 का। और मिस्टर ए ने कितना परसेंट कमीशन काटता है? 10%। और मिस्टर ए ने पेमेंट भी किसको कर दिया बेटा? एजेंट को कर दिया। तो एजेंट क्या कर रहा है? अपना कमीशन काटने के बाद जो पैसा बच रहा है वो दे रहा है। यहाँ पर कमीशन नेट ऑफ करके दे रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल को पहले पूरा 10,000 पे किया जा रहा है और फिर प्रिंसिपल क्या कर रहा है? 1,000 रुपए कमीशन इसको पास ऑन कर रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है? कमीशन काट के ही पास ऑन कर रहा है। तो इस केस में टीडीएस की चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि सोर्स क्या है? सोर्स प्रिंसिपल है ही नहीं यहाँ पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर सोर्स प्रिंसिपल है ही नहीं, तो टीडीएस की चर्चा होगी नहीं बेटा। एक ये बात कर रहे हैं। प्लस बेटा ये लास्ट वाली चीज और देख लें, कमीशन में सारे पेमेंट इंक्लूड करेंगे, लेकिन यदि सर्विसेज के ऊपर हो चाहे गुड्स के ऊपर, कमीशन विल इंक्लूड ऑल द पेमेंट वेदर ऑफ सर्विस और गुड्स। लेकिन बेटा प्रोफेशनल सर्विसेज की बात आएगी और सिक्योरिटीज की बात आएगी तो ये वाले केस की कमीशन कंसिडर नहीं की जाए। सारी कमीशन कंसिडर होगी बेटा सर्विस के केस में, सारी सर्विस एक्सेप्ट प्रोफेशनल, और गुड्स के केस में क्या? सिक्योरिटीज कवर नहीं होंगी। इसके अलावा दुनिया में जो भी गुड्स के बदले कमीशन दी जा रही है या जो भी सर्विस के बदले में कमीशन दी जा रही है वो सारी कमीशन कवर हो जाएगी एक्सेप्ट इंश्योरेंस एंड सेल ऑफ लॉटरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हेलो,
सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन, बेटा ये वाला पॉइंट मैं कवर करवा देता हूँ, किसी को डाउट था? बेटा इंडिविजुअल एचयूएफ में किसको डाउट है? इंडिविजुअल एचयूएफ में किसको डाउट है बेटा? मेरे को। बेटा देखो, आप जब एनी पर्सन की बात करते हो, तो कोई भी पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सकता है बेटा, है ना, एजीपी कोई भी हो सकता है बेटा। आयुषी रिप्लाई करना बेटा साथ में, कोई भी हो सकता है बच्चों। तो बेटा इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कौन है? जैसे हम लोग हो गए या हमारा कोई फैमिली बिजनेस हो गया, छोटे मोटे लोगों के लिए इजी नहीं होता बेटा 10 नंबर लेना, टीडीएस काटना। तो इन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है? रिलैक्सेशन दे रखा है कि भाई आप लोग कमीशन पे कर रहे हो 15-20 हजार रुपए की, तो आप लोगों के ऊपर टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल करके हमें बर्डन नहीं डालना। राइट बेटा? हेलो? यस सर। आप ऐसे हो जो 1 करोड़ के ऊपर का क्या करते हो भाई? बिजनेस का 1 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस कर रहे हो, या 50 लाख का क्या कर रहे हो भाई? प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो। मतलब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो यार, या बहुत बड़े क्या हो, प्रोफेशनल हो यार। तो आप लोग तो कर सकते हो कंप्लायंस, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब आप लोगों को टीडीएस काटना है। हेलो बेटा? सो बेसिकली बिग बिजनेस और ये वाले इंडिविजुअल, छोटे इंडिविजुअल इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं काटना। बिग मतलब यहाँ पर जिनको टैक्स ऑडिट करवाना है वो बिग है। ओके सर, जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना वो छोटे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बच्चों? कल से तो नहीं बेटा, अब आपको मंडे को क्लास होगा बेटा ना, राखी के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें। सबको क्लियर है? सर्वर की डाउट ले रहा हूं बेटा आपके लिए। सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन? हेलो? यस सर। बेटा आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन, जिसने मुझे समरी भेज दी है या नहीं भेजी है, एक बार जितना भी पढ़ा दिया उसकी समरी भेज देना बेटा मुझे मंडे तक। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम मिलेगा, आधा घंटा लगेगा लिखने में बेटा। एवरीवन, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं चीजें याद रहेंगी, 1 या 2 पेज पे समराइज कर लेंगे। ओके बच्चों? आयुषी, कशिश, दृष्टि, सिद्धार्थ, सब बच्चे। सर्वज्ञ, हाँ बेटा अब डाउट ले लेता हूँ। क्या डाउट है सर्वज्ञ बता बेटा? जिसको जाना है जा सकता है, डाउट डिस्कस करना है कर सकता है, जिसको डाउट है बेटा। सर्वज्ञ क्या डाउट था बेटा? पूछो सर। वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे सर ऐसा क्यों हो रहा है सर कि 5% उसको मिल रहा है और 10% डोमेस्टिक वाले को? देखो 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 बेटा, क्या करते हैं आप ये कह रहे हो, देखो बेटा बाहर की जो फॉरेन कंपनी से गवर्नमेंट चाहेगी उनको अट्रैक्ट करना इंडिया में। हाँ सर, हाँ सर, चाहेगी ना। मतलब क्या करते हैं गवर्नमेंट जनरली क्या प्रेफर करती है? गवर्नमेंट ये प्रेफर करती है कि भाई जो बाहर की कंपनीज है उनके केस में जो टैक्स का चाहे डिडक्शन का बर्डन हो चाहे नॉर्मल, उनके ऊपर लायबिलिटी का बर्डन हो। इनिशियली क्या रखें? कंप्लायंस इज कम। इससे क्या होगा? वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। यदि कंप्लायंस ही इतना ज्यादा कर देंगे उनके ऊपर, तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? वो इंडिया में अट्रैक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट अपना। एक तो रीजन ये हो गया। इसके अलावा बेटा बस और कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा कल मिलते हैं ना, मतलब मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? कुछ पूछ रहे हो सिद्धार्थ? हाँ सर। सर जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट में टैक्स क्यों पढ़ाते हैं सर? क्योंकि टैक्स ऑडिट तो करनी पड़ते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उनके लिए टैक्स क्यों है? देखो बेटा टैक्स क्यों पढ़ाते हैं सीएमए वालों को? देखो बेटा क्या होता है, प्रैक्टिकली समझो, जब आप बिजनेसेस में काम कर रहे हो ना, कंपनीज में जॉब कर रहे हो, राइट? तो जब कंपनीज में जॉब कर रहे हो तो बेटा बहुत सारे फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन भी है ना, अकाउंटिंग फंक्शन भी है। ऑल्दो आप अकाउंटिंग नहीं करते डायरेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम को, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है बेटा, नहीं लिया जाता? हाँ सर, है ना? लिया तो जाता क्या है। होता है, बिजनेस के सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड होते हैं, और यू नेवर नो आगे जाके आपकी इंस्टीट्यूट बहुत ट्राई कर रही है कि भाई टैक्स ऑडिट का परमिशन मिल जाए, राइट? हाँ सर। तो आगे जाके, आज तो ठीक है आप लोग इंटर्न में हो, 3 साल 4 साल बाद, बिकॉज एक बार आप सीएमए बन रहे हो तो आप जिंदगी भर सीएमए हो यार। 5 साल बाद 6 साल बाद टैक्स ऑडिट की परमिशन होगी, पहली चीज तो ये होगी। सेकंड, आप एज ए प्रोफेशनल जा रहे हो इकोनॉमी में, चाहे आप अपनी फर्म भी डालोगे, जरूरी नहीं कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो आपके पास टैक्स ऑडिट नहीं करोगे, लेकिन टैक्स से क्लाइंट तो आएंगे ना बेटा। हाँ सर। टैक्स कंसल्टेंसी तो दे ही सकते हो ना,
रिटर्न फाइलिंग तो कर ही सकते हो ना, बेसिक टैक्स सर्विसेज तो दे ही सकते हो ना, एक ऑडिट भी तो नहीं करना। ऑडिट भी क्या साइन नहीं करना रिपोर्ट पे यार, ऑडिट कर भी लो, साइन मेरे से करवा लो एग्जाम पर, है ना, साइन मुझसे करवा लो, ठीक है। उसी के तो पैसे सर। कम देख लेंगे बेटा उसको, तो मेरे से करवा लेना, कम ले लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, और कोई डाउट बच्चों? नहीं सर, थैंक यू। नहीं है, थैंक यू बच्चों, है ना। क्लोज करूं बच्चों? सर हाँ बेटा, हाँ सर मैं ये पूछा था, ये ITNS चालान क्या होता है सर 281? ITNS चालान 281, बेटा तू ना ऐसी ऐसी चीजें पूछता है, मैं एक्टिव नहीं हो जाता प्रैक्टिस में, पता है वो सर वही आज वो था ना सर, वही रिटर्न का मैं कर रहा था तो क्या वो होता है। मैं फ्रैंकली बताऊं, आई एम इन फुल टाइम टीचिंग, ओह है सॉरी। ना, तो मैं जो क्लाइंट्स को देखता हूँ, थोड़े बहुत क्लाइंट सिलेक्टेड, फुल टाइम प्रैक्टिस में नहीं हूँ मैं। तो अब क्या होता है, फुल टाइम जो प्रैक्टिस में होता है ना, बहुत एक्टिव होता है, फॉर्म नंबर, मुझे जरूरत होती है फॉर्म नंबर गूगल करके फिल कर देता हूँ, ऐसा रहता है। तो मैं देख के बता सकता हूँ तेरे को कौन सा है बेटा, मुझे बता दे, मैं कल डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्या नंबर सर है? वो वही सर ITNS 281। ITNS 281, हाँ सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में रिवर्ट कर दूंगा तेरे को, क्या है ना, ओके सर। ठीक है। सर एक Okay. लास्ट हाँ, चीज सब बोली थी सर, अब हम CMS को भी सर ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ना होगा क्या सर? देखो यार बेटा, ट्रांसफर प्राइसिंग इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि क्या है कि अब हर चीज ग्लोबल हो गई है ना, इंडिया में भी इवन काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी टैक्स का काम करने मिला आपको आगे, तो क्या हर कंपनी MNCs कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। सर अभी वही फॉर्म में हमारी वही चल रहा है तो सर बहुत वो हो रही नहीं नहीं, प्रॉब्लम। सीख बेटा, सीख सीख सीख, 2-3 यूट्यूब वीडियो देख ले, सीख। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक बार घुस गए ना, तो फिर भाई इंडिया के बाहर जाना बहुत आसान है ना। हाँ यदि मौका मिल रहा है, किस्मत है, और भोपाल जैसी जगह में तुझे ट्रांसफर प्राइसिंग का काम मिल रहा है भाई, तो भाई तू बहुत ब्लेस्ड है बेटा, ठीक सर। है ना। ठीक सर। ठीक है, तो प्लीज कहीं से भी सीख, लेकिन सीख ले, अभी मौका है तुम्हें। ठीक। ओके सर्वज्ञ, ओके सर। ओके बेटा, चलो क्लोज करूं बच्चों? नेक्स्ट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।